उसमें था कि जिसे ढूंढा ज़माने में मुझे में था। मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंसिडर करते कि नहीं, वही उसकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वही होशियार है, उसे सिलेबस कवर कर रहा है, उसका ही रैंक कर रहा है। जो बातें खुद में ढूंढनी चाहिए थी हम ज़माने में ढूंढते हैं, तो वैसे ना करें। सब पोटेंशियल खुद में होता है, जस्ट उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। आप कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। रिग्रेट करने से अच्छा रिस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अगर मैं टेंथ दे रहा हूँ तो मेरा रैंक अगर कम आ गया तो मेरे बैचमेट क्या सोचेंगे, यार इतना तो क्लास में होशियार था, अभी मेरा रैंक नहीं आ रहा है, तो सोचेंगे। तो हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज बाद में हमें कोई मदद करने वाला आना नहीं होता है। आप जो प्रिपरेशन फेज में रहते हैं, आप खुद ही रहते हो, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन खुद का खुद ही सब रहता है। तो बाकी सोसाइटी का तो बिल्कुल सोचना नहीं है। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिकेत संजय पाटिल। इन्होंने अपना यूजी केवीटीआर आयुर्वेद कॉलेज पुराड़ी से पूरा किया है और इन्होंने एआईएपीजीईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। अनिकेत, सबसे पहले आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। वैसे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना कोई आसान बात नहीं है। तो जब आपने रिजल्ट देखा तब आपका पहला रिएक्शन क्या था? हाँ मैम, सरप्राइजिंग मतलब आई वॉज नॉट एबल टू, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने खुद का रिजल्ट 3-4 बार रिफ्रेश किया था कि ये मेरा ही है क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मेरे 371 मार्क्स निकाले थे, वो क्लेम के छोड़ के। बाद में दो आंसर क्लेम हुए होंगे शायद। तो मैं और साइड पे लोड था, तो मेरा फोटो वहाँ पे लोड नहीं हो रहा था। तो मैं बार बार रिजल्ट चेक ही कर रहा था। तो मुझे फाइनली अजित पाटिल सर का कॉल आया। फिर सर सर खुद से बोलते कि यार यू आर यार वन। तो मुझे बिलीव हुआ कि यार हाँ मैं हूँ। फिर बाद में मैंने टेंशन में फोटो नहीं देखा था मेरा, फिर मैंने स्कोर कार्ड पे फोटो देखा। तब लगा कि आ गए हो यार फाइनली। जी, एक्चुअली ईयर 1 जब आता है तो हमें खुद ही भरोसा नहीं होता है कि हमने एक्चुअली में उसे अचीव कर लिया है। जब हमारा जब जिसने हमें गाइड किया है, जब वो खुद हमें बताता है तब हमें एक्चुअली बिलीव हो जाता है कि हाँ ठीक है। कोई और बताता है तो पता चलता है कि हाँ हो गया है। अच्छा अनिकेत, जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी, क्या तब लगा था कि एक दिन आप ईयर 1 ला सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, किसी को लगता ही नहीं है। मतलब एज शुरू करते तब सिर्फ गवर्नमेंट स्टाइपेंड सीट मिलनी चाहिए, ऑन द बेसिस मैंने उस पर शुरू किया था। मतलब मुझे क्लिनिकल मिलना चाहिए, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे क्लिनिकल सीट मिलना चाहिए। उसके हिसाब से मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। लेकिन कभी एयर वन आ सकता है, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। एयर 10 100 ऐसा सोचा था, मतलब प्रिपरेशन करने के टाइम कि नहीं यार ऐसा आ गया तो अपना एक इंटरव्यू होगा, हम ऐसे एक आंसर देंगे मैम को। आज एक्चुअली वो रियल में हो रहा है। लेकिन एयर वन का कभी सोचा भी नहीं था मैम। अगर आपकी मेहनत थी कि आपने कभी सोचा नहीं, मगर आपने अपने गोल को इतना डिटरमिनेट थे कि आपने ईयर 1 एक्चुअल में हासिल करके दिखाया है। अच्छा अनिकेत, आपका डेली रूटीन कैसा होता था जब आप एआईपीसीटी की तैयारी कर रहे थे? हाँ मैम, एक्चुअली मेरे दो फेजेस थे। मीन्स हमारा जो इंटर्नशिप था अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो गया था। तो पहले पहले 6 मंथ्स मैं शिरपुर में ही था। वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था एज अ नाइट ड्यूटी, एज सीएमओ इंचार्ज था मैं वहाँ पे। और मेरा पीएससी था तो वो नॉन वर्किंग था, तो उस 3 महीने मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। मेरा नाइट ड्यूटी रहता था 8 से 8, सुबह 8 बजे तक। तो जैसे पेशेंट आते थे उसके हिसाब से टाइम मिला, मैं पेशेंट में थोड़ा देख लिया, फिर टाइम मिला था ना तो उसमें मिसलेनियस सेक्शन वो सॉल्व कर लेता था। जैसे मतलब थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता था वैसे, अगर टाइम मिलता तो बीच बीच में मैं वो टॉपिक्स या सर के जो नोट्स रहते थे, इंपॉर्टेंट नोट्स में बीच बीच में पढ़ लेता था। फिर उसके बाद 8 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद 8 से 11:30 तक मैं सोता था। उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश होके फिर खाना खा के 1 बजे से तो 7 बजे से लेकर मैं लाइब्रेरी में कंप्लीट पढ़ता था। वो वहाँ पे मेरा सिलेबस कवर हो जाता था कि मुझे टाइम मिल जाता था लेक्चर करने के लिए, सब डिटेल पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता था। और स्टार्टिंग में सिलेबस थोड़ा कम ही रहता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मेरा उस टाइम हो जाता था। थोड़ा अप एंड डाउन होता था कि ड्यूटी अगर ज़्यादा हेक्टिक जा रही है तो नहीं हो पाता था। नाइट ड्यूटी की वजह से अगर ज़्यादा ही हो गया, अपना जागरण ज़्यादा हो जाता है तो हेड एक बहुत हेल्थ पे प्रॉब्लम आता था। तो इस 6 मंथ्स में मेरा ये रूटीन रहता था स्टार्टिंग के। लेकिन बाद में हमारा एक अप्रैल मंथ में 22 डे आया था एग्जाम में। तो मैंने उसके हिसाब से उसके 6 महीने पहले ड्यूटी छोड़ दी थी और मैं कम्प्लीटली घर पे चला गया था स्टडी के लिए। तो वो मेरा सेकेंड फेज था। घर पे मैं कंप्लीट स्टडी के लिए टाइम देता था। घर पे भी मैं मतलब ऑलरेडी मैं सब टारगेट रखती है, मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाता था कि मैं सुबह उठ के वो पढ़ लूंगा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, बीच बीच में हो जाता था।
मोस्टली मैं 6 या 7 बजे में ही उठता था। तो 7 से 12 कंप्लीट कंटिन्यूस पढ़ता था। और ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यूस पढ़ लिया, उसमें मैं वो एक एक हार का टारगेट रखता था। क्योंकि ज़्यादा समय दिया ना खुद को तो हमें लगता है यार मुझे मेरे पास बहुत टाइम है यार, मैं कवर करूंगा। लेकिन जैसे सर हमेशा बताते कि एक हार मतलब 1 घंटे का टारगेट रखो, उसके हिसाब से आप अचीव करते हो तो फास्ट फास्ट रिवीजन भी होता है और बोर भी नहीं होते और सैचुरेट भी नहीं होते। तो मैं 7 से 12 वो मेरा एक कंप्लीट स्टडी का शेड्यूल करता था। उसके बाद 12 से 1 लंच ब्रेक ले लिया। फिर से 1 से 4 बजे तक कंप्लीट, मतलब जो 1 से 4 बजे तक थोड़ा खाना खाने के बाद नींद का समय होता है, तो उस टाइम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। या जो नोट्स है सर के वो थोड़ा पढ़ के सॉल्व कर लिया हो। जो मेजर सही थी या जो उनको अब अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मैं उनको मॉर्निंग में 7 से 12 में कंप्लीट कर देता था। और आफ्टरनून में मैं वो नोट्स के लिए रखता था। फिर 4 या 5 बजे पापा का एनिमल हस्बेंड्री का छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस है, मैं वहाँ पे 4 से 5 में वहाँ पे चला जाता था, क्योंकि वहाँ थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता था। फिर वहाँ पे वापस आने के बाद फिर से 5 से 7, मतलब मम्मी का खाना तब तक बनाना होता नहीं, तब तक मैं फिर से पढ़ता था। आई एम रियली इम्प्रेस अनिकेत, आपका इतना टाइट शेड्यूल आपने मेंटेन किया है, अपने नाइट ड्यूटी के साथ में स्टडी किया, मगर जो लास्ट के 6 महीने था उससे आपने अपना डेडिकेशन मेंटेन करते हुए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। एंड आपने आपको खुद को माइंड को रिफ्रेश करने का भी थोड़ा टाइम दिया। प्लस आपने जो है खुद को सैचुरेट ना हो इसलिए 1 1 घंटे के टारगेट्स बनाए। एंड फिर जब खाने के बाद का टाइम होता है तो आपने उस टाइम पे को भी यूटिलाइज करते हुए वहाँ पे कुछ नोट्स पढ़ना या एक टेस्ट देना, ये सब भी आपने किया। तो दैट्स अ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं इस चीज को। अच्छा अनिकेत, आपने अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर किया था, थ्योरी पे, एमसीक्यूज पे, या फिर रिविजन के ऊपर? नहीं मैम, मोस्टली रिवीजन भी किया था। क्योंकि थियरी तो मोस्टली अपन फर्स्ट टू फोर्थ ईयर वो हो ही जाता है। तो अभी इस फेज में अब बिटवीन द लाइन जो वर्ड होते हैं वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो मेरा मोस्टली रिवीजन पे ही फोकस था। बिकॉज रिवीजन का अपन जितना ज़्यादा करते हैं उतना अपना आंसर सिलेक्शन का प्रिसीजन ज़्यादा बढ़ता है। और वो हमें एग्जाम में बहुत मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये मैं सिलेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा थोड़ी ना पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा रिवीजन अच्छा रहा ना तो हम तुरंत उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमें च्यवनप्राश का क्वेश्चन पूछा गया था मतलब वो च्यवनप्राश के बेनिफिट्स के जो फायदे रहते हैं उसकी एक लाइन दी गई थी। और दिया हुआ थे ऑप्शंस और वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था इसे कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा रिवीजन अच्छा था। मैंने वो तुरंत क्लिक किया, आगे बढ़ गया। और बिकॉज ऑफ रिवीजन ना मुझे उस क्वेश्चन को जो 60 सेकेंड्स दिए देने थे मैंने वो दिए नहीं। मेरा विद इन 5 सेकेंड्स हो गया, मतलब मैं 55 सेकेंड्स मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने वो ऐड कर लिए थे। वो रिवीजन का मुझे बेनिफिट होता था बार बार। और एमसीक्यू सॉल्विंग मैंने रखा था। बिकॉज हम जब रीड करते हैं स्टार्टिंग में लेक्चर करना तो मस्ट है ही। लेकिन जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो बट सर देते हैं कि संहिता के टॉपिक में क्वेश्चन का सेट, सर का एक सेट रहता है, हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्चुअल पढ़ मतलब पता चलता है कि हमें उसमें से क्या याद रखना है, क्या पढ़ना है, मतलब किस तरह पूछ सकते हैं। हम सीधे से पढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है यार ये क्वेश्चन ऐसा पूछा था। तो एमसीक्यू से एक बेनिफिट होता है। जी सही बोला आपने कि अगर हम लोग का रिवीजन अच्छा हो जाए तो हमें वहाँ पे कॉल का जो टाइम है वो हमें कम लगता है, हम लोग को टाइम बचा के हम अगले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा अनिकेत, क्या आप शुरू से कंसिस्टेंट थे या फिर बीच बीच में कभी आपके लो फेज भी आते थे आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में? हाँ, कल मैम कंसिस्टेंट ही था। मतलब मैंने स्टार्टिंग फोर्थ ईयर से क्लास लगा लिए थे। फोर्थ ईयर में मतलब जो सर सिलेबस देते थे मैंने मोस्टली मेजर संहिता कवर कर ली थी। मीन्स चरक चिकित्सा, सुश्रुत निदान, वो वाग्भट का सूत्रस्थान हो गया था। और जो सर के ये हमारे नोट्स थे वो मोस्टली फोर्थ ईयर में कवर हो गए थे। रैंडम नोट्स तो मोस्टली अच्छे से ही हो गए थे। तो मुझे वो पढ़ना पसंद भी रहता था बिकॉज वो रैंडमली पूछे रहते थे। अगर बोर भी हो जाए ना तो मैं वही हाथ में लेता था, वो पढ़ लेता था। और वो एक सब सब सिलेबस में कवर हो जाता है ना तो एक कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्डअप हो जाता है कि नहीं मैं एक एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। बीच बीच में लो फेज मतलब आती है मैम। अगर मॉक टेस्ट हुआ, अगर उसमें स्कोर मतलब कम आ गया, कभी कभी मतलब मैं 25 में ही रहता था, फर्स्ट 25 में। लेकिन एक दो मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ था कि मेरा रैंक मतलब बिलो 50 बिलो 75 चला गया था। तब मैं लो फेज में चला गया था बिकॉज उस टाइम एग्जाम को 2 या 3 ही महीने बाकी थे। और मैं सोच रहा था यार मैंने फोर्थ ईयर से दिया हुआ है,
लेकिन अभी भी स्कोर नहीं आ रहा है, तो अभी मैं क्या ही पढ़ सकता हूँ, बाद में क्या कैसे होगा, अभी नहीं स्कोर आ रहा है तो 2 या 3 महीने में क्या ही होगा। तो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती थी कि इतना पढ़ा, शुरू नहीं किया। बट मैंने माइंड को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रिग्रेट करने से अच्छा रिस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने वही ध्यान में रखा था, बिकॉज रिग्रेट करने से और सिलेबस पेंडिंग बिल्डअप होता है, उसके इंड्यूस और एनजाइटी होती है। वो साइकिल अपने को इंटरप्ट करनी है, और पॉजिटिव सोच रख के फिर से रिस्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबके सबके इसमें लाते हैं, हम सोचते हैं यार नहीं ये तो टॉपर आ रहा है, इसके इसमें तो नहीं आते होगा ना लो फेज, सबके इसमें आते हैं। मैं आज एयर वन हूँ, तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, लो फेज सबके इसमें आते हैं, आप ही नहीं हो कि जिस आप खुद के इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लो पे सबके इसमें आता है और हमें वहाँ पे रिग्रेट के साइकिल में ना रहते हमें रीस्टार्ट करना है। रिग्रेट रीस्टार्ट इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेटिंग। एंड आपने फोर्थ ईयर से ही अपनी कोचिंग लगाई थी, तो आपको काफी अच्छा एक ग्रिप मिल गया था। सो जो भी स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में है, तो अगर वो अभी से ज्वाइन कर दे तो उन्हें ऑब्वियसली एक बेटर अपर हैंड मिल सकता है अगर वो अच्छे से बिल्कुल मैम। तैयारी करते हैं तो। अच्छा अनिकेत, जब भी आप डीमोटिवेट होते थे तो आप उससे कैसे बाहर आते थे? जैसा भी आपने बताया कि कभी कभी थोड़ा लो पेस आ जाता है, तो फिर आप उस टाइम उससे कैसे बाहर आते थे? हाँ मैम, अगर टेस्ट हो जाती थी तो रिजल्ट लगता था, तुरंत रैंक समझ जाता था। तो मैं मोस्टली मतलब शाम में 4 या 5 बजे टेस्ट देता था। तो अगर मेरा रैंक उस 1-2 टेस्ट में कम आया था, तो मैं तुरंत मेरी मम्मी मम्मी के साथ बात कर लेता था, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है यार, मेरा कैसा होगा, आपके तो बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे से। तो मम्मी पापा दोनों रहते थे। मम्मी हमेशा एक ही बोलती थी, तू मेहनत कर रहा है ना, तुझे फल मिलेगा। बाकी वो बोलती है सब, गाइडेंस बराबर देती थी कि नेगेटिव मत सोच, ऑलरेडी फर्स्ट 50 में तो है ना तू, बाकी नीचे के स्टूडेंट का देख, एक्चुअली तू तुम्हारे क्लास में फर्स्ट 50 में है, मतलब बाकी क्लास के भी फर्स्ट 50 ऐसे कंसिडर करके खुद को एक पॉजिटिव अप्रोच देने का कि एटलीस्ट फर्स्ट 50 में तो मैं हूँ, तो नेगेटिव क्यों सोच रहा है, ऊपर का देख ना, एक्चुअली तो है। और अगर मेरे एक मेंटर भी आयुष मतलब अजीत सर ने मेंटर भी रखा था, तो मैं वर्दा मैम करके था, मैं उनसे भी बात कर लेता था अगर मुझे ज़्यादा ही सैचुरेट हो गया, मैम ऐसा ऐसा हो रहा है। मैम भी अच्छे से उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मुझे अच्छे से गाइड करती थी। और मेरे कॉलेज के सीनियर भी थे जो अपने क्लास के ही थे, मतलब एक डॉक्टर दिवेश बोल के थे, और डॉक्टर ऋषिकेश, और एक कोमल गुण मैडम करके थे। मैं तीनों में से किसी को एक को कॉल करके एक बार बात कर लेता था, क्योंकि वो उस फेज से जा चुके थे और एक्चुअली भी एमडीएम कर रहे हैं। तो मुझे वो भी अच्छे से गाइडेंस कर देते थे कि होगा, अच्छे से होगा, सब बराबर बताते थे कैसे करना है, क्या करना है। जी एक्चुअली अगर हम किसी लो फेस में कभी आते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू समवन। भले हम अपने पेरेंट्स से बात करें, हमारे जो मेंटोर है उनसे बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, सीनियर से बात करें, क्योंकि जब हम बात करें तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, थोड़ा सा हमें एक कंसोल मिलता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू आर डूइंग गुड करके। तो फिर हम वापस से जो है बैक टू ट्रैक आने में हमें काफी हेल्प मिल जाती है। अच्छा अनिकेत, आयुर गाइड का आपकी तैयारी में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा? आयुर गाइड का तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही था, बिकॉज वही मतलब मैं खुद को ट्रेन की बोगी समझता था, और आयुर गाइड को एक इंजन समझता था, जो इंजन मुझे वहाँ पे लेके जाएगा, मैं वहाँ पे ही जाने वाला था। बिकॉज उसके अलावा कुछ था ही नहीं मैम, उसके लेक्चर थे, उसके एमसीक्यू सब आयुर गाइड का ही था, मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और आयुर गाइड का उसमें से लेक्चर का मैं बोलना एग्जांपल देना चाहूँ, तो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मैम कि चतुरंगिक धूप के कंटेंट्स पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू कश्यप। तो सर के जो कश्यप के वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है, मैंने उसमें क्वेश्चन मतलब पढ़ाते टाइम रिकॉर्ड मतलब खुद के नोट्स में कोने में लिख लिया था। तो मुझे वो लाइव लेक्चर वहाँ पे बेनिफिट हुआ। मतलब आज AR1 में शायद उस क्वेश्चन के वजह से भी हो सकता, बिकॉज वो बहुत रेयर क्वेश्चन था, मतलब कोई पढ़ता नहीं हो। मैंने वो लेक्चर में से एक छोटा सा था क्लिप, मैंने उसमें से लिख लिया था, उसमें से मुझे याद आया, मैंने लिख लिया। लाइव लेक्चर्स का बेनिफिट मुझे बहुत हुआ था आयुर्वेद का। प्लस MCQ का भी बहुत बेनिफिट हुआ था, बिकॉज हम मिसलेनियस के सेक्शंस सर ने दिए हुए हैं, ABCDE ई तक है। तो वो एक रैंडमली सर ने सेट किए हुए हैं, उसका भी बेनिफिट हो जाता है बहुत। जी एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से कहा कि है ना, आप एक बोगी थे एंड आयुर्वेदा में डायरेक्शन दिया है एक्चुअली। एंड जो लेक्चर्स होते हैं उसमें वो भी काफी बेनिफिट करते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पे रिकॉल आता है, जो छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है सर की, अगर वो हम करें तो हमारा रैंक काफी जंप कर जाता है।
अच्छा अनिकेत, आपको सबसे ज्यादा हेल्प जो है आयुर्वेदिक किस पार्ट से मिला था? लाइक टेस्ट सीरीज से, लाइव क्लासेस से, या मेंटोरशिप? सबसे ज्यादा हेल्प आपको क्या चीज से हुआ था? ओवरऑल तो हेल्प सब जगह से हुआ मैम, लेकिन लाइव लेक्चर्स का मुझे बेनिफिट आपको वैसे बताया वैसा हुआ था। और सर टेलीग्राम क्वेश्चंस डालते हैं, मुझे उसका भी एक बेनिफिट हुआ। मतलब हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक केस सिनेरियो दिया हुआ था कि एक्स वाई जेड को करके एक पेशेंट है, उसका टिम्पैनिक में परफोरेशन है। तो उस पेशेंट में निम्न में से कौन सी टेस्ट पॉजिटिव हो सकती है? तो रिनीस टेस्ट था, एबीसी टेस्ट था और मॉडिफाइड वेबैक टेस्ट था। ऐसे तीन ऑप्शन दिए हुए थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन था, बिकॉज वो कंप्यूटर पे स्क्रॉल करने में भी हमें 10 या 15 सेकंड लगते थे। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का टाइम वहाँ पे ही गया। मतलब मैंने एग्जाम के बाद सबके साथ डिस्कस भी किया ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का टाइम वहाँ पे ही गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछा है। सबसे पहले वो क्वेश्चन का सिनेरियो पता होना चाहिए था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन पूछा है, मतलब उसे हमें कंडक्टिव डिपनेस कंसिडर करना है या सेंसिटिव न्यूरल डिपनेस कंसिडर करना है। वो सबसे बड़ा पॉइंट था। अगर वो समझ में आता था ना, तो बाकी का ऑप्शन हमें क्लिक हो जाता है। तो सर ने थोड़ा अलग क्वेश्चन था टेलीग्राम पे, वही उसी वे में पूछा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में कौन सा डिपनेस आ सकता है। तो उसका उस टाइम मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, सेंसिटिव न्यूरल मैंने किया था। बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन उसका आंसर है, मुझे वो याद रखा था। वो मुझे वहां पे हेल्प हुआ। उसकी वजह से मैं वो सिलेक्ट कर पाया। वो भी रेयर क्वेश्चन था। बाद में सब स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि नहीं वो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा फोर्थ ऑप्शन, मेरा अभी भी याद है मुझे, मैंने फोर्थ ऑप्शन क्लिक किया था, वो मेरा करेक्ट आ गया था। बाकी मॉक टेस्ट लास्ट में तो सर वो रहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब वो अटेंड करना ही चाहिए। हमें खोबिया नहीं रखना चाहिए कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरा रैंक अगर कम आ गया तो मेरे बैचमेट्स क्या सोचेंगे, यार इतना तो क्लास में होशियार था, अभी मेरा रैंक नहीं आ रहा है तो हंसेंगे। तो हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज बाद में हमें कोई मदद करने वाला आना नहीं होता है। आप जो प्रिपरेशन फेज में रहते हैं आप खुद ही रहते हो, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का खुद ही सब रहता है। तो बाकी सोसाइटी का तो बिल्कुल सोचना नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग से मैंने टेस्ट दिया ही था, बिकॉज हम थोड़ा अच्छे रैंक में रहे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है कि यार मैं सर के इतने हार्ड क्वेश्चंस में अगर सर्वाइव कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं फाइनल एग्जाम में तो एक सर्वाइव कर सकता हूँ। बिकॉज वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई अलग बात है और वो क्वेश्चन जो चॉइस करना वो अलग बात है। बिकॉज आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी पढ़ाई भी रही, तो आप वो क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हो ओवर थिंकिंग में। तो टेस्ट देने का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। और हम जब मॉक टेस्ट एक्चुअल में देते हैं फर्स्ट 3 डेज में, वो देना मस्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है कि सर के 3 3 दिन होने के बाद सर वो ऐप पे डिस्प्ले कर दे टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाद में सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर वो जो मेंटेन रहना चाहिए वो नहीं रहता है। फिर से वो टाइम का जो मैनेजमेंट रहता है हम नहीं कर पाते ना, रिलैक्स फेज में क्लिक कर ले आगे बढ़ गए। तो फर्स्ट 3 डेज में सर बहुत टाइम देते, हमें उसमें क्लिक मतलब टेस्ट देना चाहिए। बिकॉज प्रेशर एक समझ में आ जाता है, प्लस टाइम मैनेजमेंट एक समझ में आता है, और स्क्रीन पे पढ़ने की आदत भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ऑनलाइन ही होता है। तो स्क्रीन पे पढ़ना भी मस्ट रहता है, बिकॉज हम बुक से पढ़ पढ़ के हमारा आई अडेप्ट हो जाता है। तो स्क्रीन पे अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो ब्राइटनेस का एडेप्टेशन, बहुत सारी एडेप्टेशन एक धीरे धीरे करके वो आ ही जाती है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, मैं वैसे ही करता था कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, मोस्टली पेपर मॉर्निंग में ही होता है ऑब्वियस है, लेकिन आप अलग अलग कंडीशन में दीजिए। मतलब कभी आप एकदम साइलेंट रूम में दे दिया, वो एक बार कर लेने का। फिर कभी एक शोर शराबा चल रहा है, एकदम आजू बाजू सब गप्पे मार रहे हैं, अब अगर फैमिली में सेंटर में बैठ के पेपर देना। और फिर कभी खाली पेट पेपर देना चाहिए, कभी एकदम भरपेट खाना खा लिया तब एग्जाम देना चाहिए। कभी मैंने तो कभी कभी तो धूप में बैठ के भी पेपर दिया है, कभी कभी ठंडी में पूरा बैठने के बाद भी वो पेपर दिया है। बिकॉज एग्जाम सेंटर में कैसा अपना सराउंडिंग रहेगा वो आपको पता नहीं रहता है, कभी एसीज ऑन रहते हैं कभी ऑफ रहते हैं। तो हमारे सेंटर में वही हुआ था, एसीज ऑन ही नहीं हो रहे थे तो कंप्लीट स्वेटिंग आ रहा था। मतलब एक्चुअली में एक हैंड मेरा माउस पे था और एक हैंगरचिप यहाँ पे था। मतलब स्वेटिंग मेरा मतलब मेरा व्यू ब्लॉक नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्वेट, इसकी वजह से मैंने हैंगरचिप लगा के रखा था। एक्चुअली वो मैंने एक बार टेरेस पे बैठ के समर में दिया था एग्जाम, तो मुझे उसका बेनिफिट हुआ था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा वो कंडीशन खुद तैयार करो उसके हिसाब से टेस्ट दो, आपको जरूर मदद मिलती है। बिकॉज कंफर्ट जोन में रहे ना तो कुछ मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग कि आपने अपनी बॉडी को हर एक कंडीशन में ट्रेन किया था कि हम लोग पेपर दे सकते हैं, भूखे पेट हो, भर पेट हो, धूप में हो, ठंडी में हो, शोर में हो, कि साइलेंस में हो। दैट्स अ रियली गुड थिंग एक्चुअली।
आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मॉक टेस्ट बिल्कुल देना ही देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सोचने के कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा रैंक कम आ गया, मेरे मार्क्स कम आ गए, तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि मैं कॉलेज का टॉपर हूँ मगर यहाँ पे मेरा रैंक नहीं आ रहा है। मगर वो लोग बाद में नहीं आने वाले हमारे लिए, हमें खुद के लिए हम ही हैं। एंड हमें टेस्ट देते रहना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा जो है प्रेशर हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सब कुछ हमें बराबर समझ में आता है। अच्छा अनिकेत, आप टेलीग्राम के डेली क्वेश्चन रोज सॉल्व करते थे क्या? आपने कहा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे टेलीग्राम के, तो वो हाँ सब मैम, ट्राई। टेलीग्राम को क्वेश्चन डेली सॉल्व करता था। मतलब जब रात में खाना हो जाता था ना, तो मैं थोड़ा वॉक के लिए नीचे जाता था 10 या 15 मिनट्स। तो उस फिर 10 मिनट मिलते थे, 5-10 मिनट, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। बिकॉज सर रोज रात को ही डालते थे, सर एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चन डेली डालते थे। तो मैं सॉल्व कर लेता था। बिकॉज वो एकदम रेयर क्वेश्चन भी डालते थे, अगर मेरा कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है तो मैं एक्चुअली वो सही था जाके देखता भी था अगर कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। और वहाँ पे पोल आता है कि किस स्टूडेंट ने कितना करेक्ट किया है। तो वहाँ पे खुद का एक लेवल भी समझ में आता है, अगर अपने बहुत ही रॉन्ग हो रहा है तो थोड़ा माइंड को स्टिमुलेशन मिलता है ना, यानी कि तेरा बहुत ही रॉन्ग हो रहा है, तुझे इस पे पढ़ना ही पड़ेगा। वो बेनिफिट होता था उसका। दैट्स रियली ग्रेट अनिकेत। अच्छा अनिकेत, आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी? खासकर आखिरी के जो 2 महीने थे, आपने उसमें कैसे मैनेज किया था अपना टाइम एंड रिवीजन? मैम, एक्चुअली मैं 3 महीने के पहले बताता आपको। लास्ट के 3 मंथ से तो मोस्ट ऑफ द टारगेट सिलेबस पूरा ही रहता है। मतलब सर एक्चुअली पूरा दे देते हैं कि आपको टॉपिक वाइज ये सब कवर करना है, ऑलमोस्ट सब ही रहता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में छोटा छोटा सिलेबस होता है तो वो कवर हो जाता है। लेकिन लास्ट में पूरा AI बेस्ड सिलेबस आपके सामने होता है। पूरी मेजर संहिता, माइनर संहिता, सर के नोट्स, सर के वो इम्पोर्टेंट नोट्स, सर के वो सब्जेक्ट वाइज नोट, सब के आपके सामने होता है। क्या करना है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा ऐसा था, मैंने मतलब जो लास्ट 3 मंथ्स थे, तो मैंने जो थर्ड मंथ होता है, मैंने उसमें जो मेरा मेरा मतलब कवर नहीं हुआ हो पाया था इतने दिनों में, मैंने वो कवर करने का स्टार्ट किया था। मतलब जैसे कि संस्कृत का मैंने बहुत इग्नोर किया था, बिकॉज उसको बहुत टाइम लगता था और मेरा एकदम हेक्टिक हो जाता था अगर मैं संस्कृत एक बार पढ़ता था तो। इसलिए मैंने वो समास और विभक्ति बोल के उसमें टॉपिक है, मैंने वो कवर किया था। फिर वाग्भट मेरा बहुत वीक रह गया था, जैसे कि वाग्भट निदान, उत्तर और चिकित्सा स्थान, मैंने वो लास्ट मंथ, थर्ड मंथ रहता है उसमें, मैंने मोस्ट ऑफ द वही कवर किया था। मतलब जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए नहीं थे या पढ़ के मुझे लग रहा था कि मुझे इनमें वर्कआउट करना ज़रूरी है, मैंने वो थर्ड मंथ में वो कवर कर लिया था। फिर जो लास्ट का सेकेंड मंथ जो बचे हुए थे, तो मैंने वो मोस्ट मोस्ट ऑफ द जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था, मैंने वही रिवीजन करने का स्टार्ट किया था। बिकॉज नया पढ़ के कुछ मीनिंग नहीं रहता है इस लास्ट 3 मंथ्स में। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने वही बार मतलब रिवाइज किया, जैसे टाइम मिला था, जैसे टॉपिक जैसे मेरे वीक थे, मैंने उसके हिसाब से रिवाइज किया था। और जो लास्ट के 10 या 15 डेज रहते हैं, मतलब एग्जाम हमारा 4 जुलाई को था, तो मेरे जो लास्ट 10 डेज रहते हैं, तो मैंने वहाँ पे पूरा संहिता छोड़ दिया था पढ़ना। तो मैंने सिर्फ वहाँ पे लास्ट में आयुष जीके की सीरीज, सर के जो एमआरआई नोट्स रहते वो, उनको तो डेली 1-1 आवर में देता ही था। मिक्स नोट्स को 1 आवर, रैंडम नोट्स को 1 आवर और इम्पोर्टेंट नोट्स को 1 घंटा, ऐसा। फिर और संस्कृत को और रिसर्च स्टार्ट को, ये मैंने लास्ट 10 डेज में किया था। और जो 4 जुलाई और लास्ट के 2 दिन थे, उसमें मैंने जो मेरे सबसे ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट लगते थे, जो कि सुश्रुत शारी स्थान 5, उसमें बहुत न्यूमेरिकल है तो वो याद रखना मुश्किल हो जाता है, मैंने वो रिवाइज किया था। और चरक निदान स्थान सेकेंड चैप्टर, वो जो मुझे बहुत हार्ड लगता था, मतलब मेरे ध्यान में नहीं रहता था कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो वमन योग्य अयोग्य है तो क्यों अयोग्य है, वो टॉपिक मुझे ध्यान में नहीं रहता था। लास्ट लास्ट में सर ने उस टॉपिक का एक PDF करके भेजा था नोट्स, उसका मुझे बेनिफिट हुआ था। मैंने वो लास्ट 2 दिन में वही पढ़ा था। दैट्स अ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी। आपने हमें बहुत सिस्टमैटिकली बताया कि आपने कैसे आपके जो 3 मंथ्स उनको बाइफुकेट किया था एंड हाउ डिड यू डिड दैट। अच्छा अनिकेत, AIPG की तैयारी में ना कंटेंट चुनना या नोट्स बनाना सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो फिर उस वक्त आपको क्या लगा कि आयुर्वेद के स्ट्रक्चर नोट्स या फिर जो टॉपिक वाइज क्लैरिटी थी उससे आपके प्रिपरेशन को आसान और इफेक्टिव बना दिया था क्या? हाँ मैम, मुझे तो बहुत आसान था, बिकॉज नोट्स बनाना मुझे कभी जमा ही नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर मैंने कभी थ्योरी के लिए भी मैंने खुद के नोट्स कभी बनाए नहीं थे। मैं बहुत ट्राई करता था नोट्स बनाऊं, लेकिन जो टॉपिक रहता था अगर 5 सेंटेंस का है, तो नोट्स बना के वो एटलीस्ट 2 सेंटेंस का होना चाहिए ना। तो मेरा होता ही नहीं था कभी, मैं पूरा 5 के सेंटेंस था वही पूरा बना देता था। तो नोट्स के बारे में मैं बहुत वीक था।
तो मुझे तो उनका बहुत बहुत मतलब बहुत ही बेनिफिट हुआ है। बिकॉज सर के जो रेडीमेड नोट्स रहते हैं, टॉपिक सर ने डाल दिया सिलेबस वाइज, हमें सिर्फ रीड निकालना है और पढ़ना है। अगर हम खुद के नोट्स निकालते हैं, फर्स्ट थिंग हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है, खुद के नोट्स निकालना, खुद राइट डाउन करना, फिर से उनको खुद को पढ़ना। उतने टाइम में सर के नोट्स हमारे एक दो बार रिवाइज हो जाते हैं। और अजीत सर का ऑलमोस्ट अबाउट 16 to 17 ईयर्स का उनका उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हुआ था, बिकॉज मेरे सीनियर्स ने किया हुआ था ऑब्वियसली, तो मैं करने ही वाला था। तो उनका एक पॉइंट ऑफ उनको पता रहता है कि इस संहिता से इस टॉपिक में से क्या सिलेक्ट करना है या स्टूडेंट को क्या देना है। वो सर बराबर मतलब चुन चुन के देते हैं, तो हमें बस वही पढ़ना रहता है। बिकॉज हमें इतना एक्सपीरियंस पता नहीं होता, हम सिर्फ थरली पढ़ना जानते हैं। बशिष रत्नावली का वो तो बहुत संहिता है। वो सर उसमें से बीच बीच में डालते थे। वो जो सर का एक मुझे बहुत पसंद आया था, व्हाट्सएप का एक जो छोटा मैसेज सर टाइप करके भेजते हैं ना ग्रुप पे बीच बीच में, वो बहुत उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बिकॉज जो संहिता हम कभी पढ़ते नहीं है, वहाँ तक हम कभी जाते भी नहीं है, मतलब हमें खरीदते भी नहीं हो एक्चुअली। सर ने वो भविष्य रत्नावली का जो छोटे छोटे टॉपिक करके डाले हुए थे, या जो कंफ्यूजन टॉपिक रहते हैं, सर वो छोटा सा मैसेज करके डालते हैं, उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। दैट इज एक्चुअली राइट। अगर हम हमारे मेंटर के ऊपर भरोसा करते हुए चलते हैं तो हमें वो काफी ज्यादा हेल्प होता है, एंड उन्हें इतना एक्सपीरियंस भी है, तो दैट आल्सो हेल्प्स अस इन आवर प्रिपरेशन जर्नी। अच्छा अनिकेत, मॉक टेस्ट आप कितने रेगुलरली देते थे और उनका एनालिसिस आप कैसे करते थे? मॉक टेस्ट तो मैं रेगुलरली देता था मैम। उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करना वो तो मेरा रहता ही था टारगेट। बिकॉज वो एक मोटिवेशन रहता है कि इतनी दूर में हमें कवर करना ही था। सर मॉक टेस्ट के लिए 3 दिन देते थे, तो मैं थर्ड डे को मॉर्निंग में या इवनिंग में जैसे टाइम मिला वैसे फिक्स नहीं रहता था, जैसे मेरा सिलेबस कवर होता है उसके अकॉर्डिंग में देता था। तो मॉक टेस्ट देने के टाइम तो एटलीस्ट हमें समझ में जाता है कि इस टॉपिक में हमारा क्या रह गया है। वो उस मॉक टेस्ट की वजह से हमें समझ आता है। एनालिसिस की बात करूँ तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के एनालिसिस करता था। एक्चुअली मेरा कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है या मेरा क्या वीक है। अगर संहिता का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो वापस संहिता में जाके देखना वो बहुत मस्ट है। बिकॉज हम सर ने वो क्वेश्चन दिया होता है हमारा रॉन्ग है, हम जस्ट रफली वो पढ़ लेते कि हाँ हाँ ये आंसर है। वो हमें याद नहीं रहता है। मैंने स्टार्टिंग में वही किया था, मेरा रॉन्ग हो गया ठीक है मैं याद रख लेता हूँ ये मेरा रॉन्ग हुआ है, और याद नहीं रहता था। एक्चुअली वो संहिता में जाके देखना मस्ट होता है। बिकॉज हम एक टॉपिक देखने जाते हैं ना, तो उसके आजू बाजू के 4-5 टॉपिक वो हम पढ़ लेते हैं एक्चुअली। वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लास्ट लास्ट में मॉक टेस्ट में सर वाग्भट उत्तर तंत्र के बहुत क्वेश्चंस डालते थे। तो एक मॉक टेस्ट में तो सर ने ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस डाल दिए थे। तो मैं मतलब मेरे सीनियर थे, मैंने उनको कॉल किया, सर वाग्भट उत्तर तंत्र का 6-7 क्वेश्चन थोड़ी ना लास्ट के एग्जाम में पूछेंगे, ये तो सर बहुत ही डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हो गया था कि यार मैंने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे होगा। तो फिर सर बोले अभी पढ़ने का तो तेरे पास इतना टाइम है नहीं, जो सर डाल रहे हैं उसका एनालिसिस कर जो है वो। फिर मैं सर ने जो क्वेश्चंस डाले होते हैं मैंने वो एक्चुअली जाके वहाँ पे उत्तर तंत्र का जेरोक्स निकलना था, तो वहाँ पे मैंने जाके देखा था कि सर ने पूछा ठीक है ये टिक कर लिया। बिकॉज वाकबट उत्तर तंत्र बहुत वास्ट है। मोस्ट उत्तर तंत्र मोस्ट ऑफ द रिवाइज कर लेते हैं, वो एक अच्छे से ध्यान में बैठ जाता है, लेकिन बाद में वाकबट उत्तर तंत्र आ जाता है तो और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। उत्तर तंत्र का एक मतलब सबको बताना चाहूंगा कि एक आपको कोरिलेट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सुश्रुत में एक जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ द वाकबट में रिपीटेड ही है, बस डिफरेंस क्या है वो रिलेट करके पढ़ना जरूरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है सुश्रुत उत्तर तंत्र मैंने पढ़ लिया ओके डन, वाकबट उत्तर तंत्र अलग। वैसे नहीं करना है, अपने को पढ़ते टाइम समझ में आता है यार ये नहीं मैंने एक्चुअली रिलेट लग रहा है, वो आपको संहिता दोनों सामने रख के रिलेट करके पढ़ना है। बिकॉज हम रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो अपने ध्यान में भी रहता है और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते भी है। तो एनालिसिस का मुझे वही बेनिफिट हुआ। मैंने वाकपट उत्तर तंत्र मतलब जैसे चाहिए था एज कम्पेयर टू चरक चिकित्सा, जितना मैंने डिप में पढ़ा था उतना मैंने वाकपट उत्तर तंत्र पढ़ा नहीं था। तो एनालिसिस के टाइम जो जो मैंने पढ़ा था ना, उसमें से हमें फाइनल एग्जाम में मोस्ट ऑफ द वाकपट उत्तर तंत्र के कभी पूछे नहीं जाते, एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि वाकपट का सूर्यावर्त में दोष संगठन क्या है, ये पूछा गया था, और जो कि उसका सुश्रुत और चरक के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता है। वो एक कोरिलेशन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मुझे एनालिसिस के टाइम बेनिफिट हुआ। उसके वजह से मेरा एक क्वेश्चन मतलब वहाँ पे राइट हो गया। अगर मैं एनालिसिस नहीं करता था तो आज मेरे मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 10 मार्क्स कम रहते थे। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें जो है को रिलेशन करके स्टडी करना चाहिए, और जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एनालिसिस भी हमें करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या हमें कि वो जो जो टॉपिक्स जो हम हाथ नहीं लगाते कभी, वो भी हमारे जो है एक बार पढ़ने में आ जाते, ताकि हमें एग्जाम में वो हेल्प हो सकता है।
अच्छा, क्या कभी मॉक टेस्ट में भी कम स्कोर आते थे क्या? तो आपका उस समय क्या रिएक्शन होता था और आप उसे कैसे हैंडल करते थे? रिएक्शन तो बहुत अलग ही रहता था मैम। दो तीन बार ऐसा हुआ था कि एकदम स्कोर कम आ गया, तो मैं एकदम टिपिकल एकदम नेगेटिव मेरा साइकिल शुरू ही हो जाता था। नहीं आ रहा है स्कोर, इतना पढ़ के भी नहीं आ रहा है, कैसा करेगा, क्या होगा, वो बहुत नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता था। तो मैं उस दिन मतलब मैंने एक बार शाम में 3 बजे टेस्ट दिया था, 3 या 4 बजे मेरा टेस्ट खत्म हो गया। तो उस दिन मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, बिकॉज मेरा स्कोर आया नहीं ना। तो मैंने मतलब ऐसा लगा मैं छोड़ ही दो यार, अभी क्या फायदा इतना करके। तो मैंने उस 5 बजे से लेकर जो मैं रात 8 बजे तक पढ़ता था, मैंने उस टाइम पढ़ा ही नहीं। तो मैं थोड़ा मेरे बड़े अंकल थे उनके साथ बात कर ली, जो मेरे बड़े भैया उनके साथ बात कर ली। उस दिन मैंने ऐसा ही टाइम पास कर लिया था। उनको थोड़ा खुद का मतलब मन का उनको बताया था कि एक्चुअली मेरे ऐसे ऐसे सफर कर रहा हूँ। तो अच्छा हुआ मैंने उस दिन पढ़ा नहीं, बिकॉज एक मेरा एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक हो गया। और एक मोटिवेशन उनसे मुझे मिल गया कि पढ़ना पड़ेगा ऐसा वैसा। बिकॉज रिग्रेट, मैंने जैसे आगे स्टार्टिंग में बोला कि रिग्रेट करने से अच्छा रिस्टार्ट इज इम्पोर्टेंट, वैसे मुझे उन्होंने भी बताया। मैंने फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग से क्या गलत हुआ मैंने उसके ऊपर कंसिडर किया, क्या मतलब मैंने पढ़ा हुआ था फिर भी मेरा वो रॉन्ग क्यों हुआ, वो एनालिसिस मैंने किया। तो वो मुझे अच्छा लगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमारे कभी मार्क्स कम आ रहे तो हमें उस टाइम पे रिग्रेट में नहीं बैठना है। हाँ, हम एक ब्रेक जरूर ले सकते हैं ताकि हमारा जो माइंड वापस रिफ्रेश हो सके। किसी से बात कर लो, कुछ अपना जो भी हॉबी है वो हम परस्यू कर सकते हैं ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश हो सके एंड हम वापस से उसे अच्छे से फुल एनर्जी के साथ रीस्टार्ट कर सकें। अच्छा अनिकेत, आपकी जो एआई पीएचडी की पूरी जर्नी थी, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हाँ मैम, लास्ट के 6 मंथ्स में मैं कंप्लीट मतलब छोटा सा गाँव है हमारा, मैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए था। तो मेरे इसके जो मेरे जो फ्रेंड्स थे मोस्ट ऑफ द उनको जॉब लग गया था, वो उनको अच्छे सा पैकेज मिल के उनका उस लाइफ के उस एज में उनका लाइफ सेट हो गया था। तो मैं कभी किसी को गाँव में दिख जाता था, तो जो जो अपने ओल्ड एज पर्सन रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन पूछते थे क्या चल रहा है, जॉब को कहाँ पे हो, कितना पेमेंट है। तो उस टाइम उनको आंसर करने में मुझे सबसे बड़ा वो गिल्ट लगता था कि यार अभी तक अपना कुछ है ही नहीं यार, अपन पढ़ ही रहे। तो उस टाइम पता भी नहीं रहता है ना कि इतना पढ़ के भी अपने को मिल सकता है। तो उस टाइम पता नहीं रहता, वो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे उनको आंसर करना बहुत लगता था। बिकॉज एक छोटे से विलेज में ऐसे लगता है कि लड़का 25 का हो गया है तो अभी उसको पेमेंट होगा ही। तो डॉक्टर फील्ड का उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि उनको अपने खुद को टाइम लगता है, एमडी रहता है, उसका प्रिपरेशन रहता है। तो उनके हिसाब से एक अच्छे से अच्छे वे में पूछते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे उनको आंसर करने में सबसे बड़ा चैलेंज लगता था। प्लस फैमिली एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती थी। मेरी मम्मी को लगता ही था कि ये पढ़ रहा मतलब इसका हो ही जाएगा, फिर तू कहाँ पे जाएगा बाहर। मम्मी का ऐसे लगता था, वो मतलब तैयारी करने चालू मतलब उसका चालू ही रहता था, तू बाहर जाएगा तो क्या लेके जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे एक एंजाइटी हो जाती थी यार, मम्मी इतनी तैयारी कर रही है, अगर मेरा नहीं हुआ तो उसको मैं क्या दिखाऊंगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस का भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज उनको उस लेवल पे पता नहीं होता है। बिकॉज कंप्लीट महाराष्ट्र में आपके 4 ही कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही लेने वाला था। तो उस टाइम वो हार्ड ही लगता है कि 4 कॉलेज में से अपने को क्लिनिकल मिल सकता है क्या, अगर नहीं मिला तो फिर से वही रूटीन कैसे अपने कंटिन्यू हो सकती है क्या। तो एक दो चैलेंज मेरे सामने बहुत थे, सोसाइटी का और फैमिली का। मुझे उनको आंसर करना बहुत उस टाइम डिफिकल्ट लगता था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता भी है कि 6 साल का हमारा कोर्स होता है, काफी लंबा होता है। फिर हमें प्रिपरेशन करनी होती है तो हमें कैसे बोले एक्सपेक्टेशंस आती है। और उससे हम बस हमें खुद की हिम्मत नहीं ये करना है। हमें पता है कि हमारा फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है, वी कैन ऑलवेज लुक अप द फ्यूचर एंड वी कैन जस्ट कीप गोइंग ताकि हम उसे अचीव कर सके। अच्छा अनिकेत, जो स्टूडेंट्स अभी एआई एपीजीटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए आपकी टॉप 3 टिप्स क्या होगी? सबसे पहली तो वही वही रहेगी जो मैंने एक्चुअली सबर किया। एक साल कंप्लीट जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसको दीजिए। बिकॉज जॉब के पीछे भागने में कुछ मतलब नहीं है। जो 6 महीने मतलब मैक्स अपन 6 या 7 महीने काम करते हैं, भी 20,000 मैक्स 25,000 पे काम करते हैं, उसकी वजह से अपना स्टडी हैम्पर होता है, मेरा भी हुआ था। तो जॉब करना अवॉइड कीजिए। प्लस सेकेंड सजेशन ये रहेगा कि अभी मतलब जैसे जैसे आगे मतलब 25 आ गया है, इस साल हमें चक्रपाणी टीका का भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कभी टीका पे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं थे मोस्ट ऑफ। तो सिर्फ संहिता कवर करना अभी उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बिकॉज आप जितना वह सिलेबस कवर करेंगे उतना ही आपका रैंक अच्छा आएगा। बिकॉज कॉमन कॉमन पॉइंट सब लोग पढ़ती है ना, ऐसा नहीं है सब लोग
मैक्सिमम लोग चरक कवर करेंगे, सुश्रुत कवर करेंगे। बट आपको जो जो माइनर माइनर है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द वह सिलेबस आपको टच करना ही है। मतलब एटलीस्ट एग्जाम में कुछ पूछा है ना, तो आपको टच रहना चाहिए कि यार मैं पढ़ा हुआ था, वो क्वेश्चन अपना राइट आ सकता है। और थर्ड सजेशन ये रहेगा कि सेल्फ मोटिवेशन ही ढूंढिए बाहर। दूसरे केस में मुझे कोई और मोटिवेट कर सकता है, वो अवॉइड कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको आपका रैंक लाने में मदद कर सकता है। ये तीन सजेशन मेरे मोस्ट ऑफ द जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उनको रहेंगे। जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे जो एस्पेक्ट्स में एक बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, टॉप थ्री जो हमें ने क्या कर सकते हैं। अच्छा अनिकेत, और एक चीज, अगर किसी का बेस थोड़ा वीक है किसी एस्पिरेंट का, तो क्या वो कहाँ से शुरू कर सकता है और उसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? हम अब फर्स्ट बेसिक थिंग, आपका बेस वीक है, मतलब फोर्थ ईयर में, मतलब आपने 4 साल कुछ किया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक थेरी का स्टेडियम अलग रहता है और एमसीक्यू का स्टेडियम अलग रहता है। आप उसको थेरी एज अ टेस्ट से कंपेयर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से, और एमसीक्यू को आप T20 से कंपेयर कर सकते हो। तो दोनों बहुत अलग अलग फील्ड है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कंसिडर कर लेते हैं यार मैं 4 साल में मेरा अच्छे कभी रैंक नहीं आया, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं क्या ही एमसीक्यू में निकाल पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थेरी में कभी अच्छे नहीं थे, वो एमसीक्यू में टॉप करती है। मतलब मेरा भी वैसे ही था, मैं थेरी में कभी फर्स्ट 5 में तो मैं कभी आया नहीं था, फर्स्ट 25 तक मैं रहता था, लेकिन मैं फर्स्ट 5 में थ्योरी में कभी आया नहीं। बिकॉज मुझे थ्योरी पढ़ने में या वो थ्योरी लिखने में कभी इंटरेस्ट, मतलब 4 साल में डेवलप हुआ ही नहीं। मतलब थ्योरी पढ़ना मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी रहता था, अगर वो 4 सेंटेंस है ना, तो उसमें से वो 4 सेंटेंस में से वो मैं जो एमसीक्यू हिसाब से जो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं, मैं वो ध्यान में रखता था। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा, मैं उन 4 वर्ड के ऊपर मेरा सेंटेंस में तैयार करता था। तो मुझे वो बहुत हार्ड जाता था। तो जो स्टूडेंट थ्योरी में जो वीक है, उन्हें फर्स्ट टाइम तो खुद को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और जो ट्राई करे खुद, जैसे जैसे मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो हो ही जाता है। और फर्स्ट टाइम आपको लगता है आपका वीक बेस है, तो फर्स्ट थिंग मेरा ये सजेशन यही रहेगा कि आप लेक्चर जो है ना, वो पूरे कंप्लीट कीजिए। बिकॉज जस्ट रीडिंग से जो अपने जो ग्राफ्स रहना चाहिए, मतलब ग्रास्पिंग, वो उस आंसर का एक इंपॉर्टेंट रहता है, वो ग्राफ्स नहीं होता है। बिकॉज सेल्फ रीडिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो ग्रास्पिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक बार लेक्चर कर रहे हो ना, तो लेक्चर करने के टाइम वो ग्रास्पिंग उसी टाइम हो जाता है। प्लस उसमें से श्लोक, बिटवीन द श्लोक जो आंसर रहते हैं, श्लोक को कैसे तोड़ मोड़ के उसमें कैसे याद रखना है, वो एक लेक्चर से बेनिफिट हो जाता है। और आपका बेस वीक है, तो आपको मेहनत करने की तैयारी बहुत रखनी होगी। आज जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे ज्यादा आपको मेहनत करने की तैयारी रखनी होगी। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा अनिकेत, और एक सवाल, क्या एक सिंसियर साल की जो मेहनत है उससे एक अच्छा एयर लाना पॉसिबल है क्या, अगर हमारा बेस वीक है या फिर कुछ हाँ, प्रॉब्लम है तो? हाँ मैम, अगर कंप्लीट आप दे रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब फोर्थ ईयर में हम करते हैं, ठीक है, मैंने फोर्थ ईयर से किया था, लेकिन बाद में थ्योरी का गैप गिर जाता है। बाद में लगता है कि फोर्थ ईयर का क्लास करके मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से दे रहे हो, इंटर्नशिप सब अच्छे से मैनेज करके, अपने प्रिपरेशन अच्छे से मतलब कंप्लीट ईयर में अगर आप सिलेबस कवर कर पा रहे हो एज अ फ्रेशर, तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। मतलब जो फ्रेशर का वही एक बेनिफिट होता है, ही इज कम्प्लीटली फ्री। उसको कुछ प्रेशर नहीं होता है कि मेरा होगा नहीं होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिपीटर। रिपीटर के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है मैम, कि उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने देखा हुआ था कि क्या हुआ था। तो एग्जाम के टाइम उनको प्रेशर एज कम्पेयर टू फ्रेशर बिल्डअप होता ही है, प्रेशर कि इस बार नहीं हुआ तो उसका तो। रिपीटर का वही प्रॉब्लम होता है कि ओवर थिंकिंग में जो उनको क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द उनके रॉन्ग हो जाते हैं। जो फ्रेशर हो, एकदम देख के क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेशर का वो बेनिफिट है। अगर आप एक साल दे रहे हो, तो हो सकता है, कंप्लीट देना बहुत नेसेसरी है। जितना हुआ सिलेबस अपना कवर कर रहे हो, उतना ही रिवीजन करना बहुत मस्ट है। सिर्फ अगर आप फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छे से पढ़ लिए और लास्ट में 3 मंथ में आपके जो पढ़ा है उतना रिवीजन हुआ ही नहीं है, तो आपका कुछ मीनिंग नहीं है उसका। आपको रिवीजन तो मस्ट है, मैंने पहले ही बताया। जो आप सिलेबस कवर कर रहे हो उसका बार बार रिपीटेड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जितना हम ज्यादा रिवीजन करते हैं, उतना हमारा परफेक्शन बढ़ता है, उतना हमारा कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होता है एज अ एमसीक्यू आंसर को चॉइस करने का, और एक लेस टाइम पर कंज्यूम होता है। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम पूरा जो एक साल मेहनत जैसे करेंगे और उसमें रिवीजन को उतना ही इम्पोर्टेंस अगर देते हैं तक, तो उससे हमारा जो है रैंक अच्छा आ सकता है। अच्छा अनिकेत, फाइनल एग्जाम के जो से जो एक दिन पहले था, तो दी डे के जो पहला दिन था, आपने उस टाइम पे क्या किया था? आपने उस टाइम पे कुछ पढ़ाई किया था या फिर पूरा रिलैक्स किया था? नहीं मैम, एग्जाम के 4 जुलाई को एग्जाम था। तो मैंने 3 या
मतलब 3-4 दिन पहले एग्जाम मतलब छोड़ दिया था पढ़ाई। बिकॉज उस टाइम में एग्जाम सेंटर का हम मतलब हमारी जो बैच थी उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस डालने रहते हैं ना, मतलब हमने दो डाले थे, मैंने एक फर्स्ट नासिक और सेकंड औरंगाबाद डाला हुआ था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वही हुआ कि जो प्रेफरेंस सेंटर उन्होंने डाले हुए थे किसी को कुछ मिला नहीं, मतलब थर्ड तीसरा ही मिला। तो मेरा डोंबिवली ईस्ट मिला। तो वो डायरेक्टली मुंबई साइड में कभी एक बार भी गया नहीं था। तो मुझे वहां पे बहुत दिमाग में शुरू हो जाता है, यार वहां पे जाएंगे कैसे, अभी टिकट मिलेगा क्या, वहां पे रहेंगे खाएंगे कहाँ पे, अगर एग्जाम सेंटर से दूर रहा और मुंबई में बारिश बिकॉज ऑफ रेनी सीजन ट्रैफिक रहेगी, एग्जाम में टाइम पे नहीं पहुंचा और टाइम हमारा सुबह में ही था। तो सकाल सुबह में अपने को व्हीकल मिलेगी क्या वहां पे जाने के लिए, वो बहुत दिमाग में चालू हो गया था मेरे। तो इसलिए मैंने 3-4 दिन पहले मतलब मतलब मैं स्टार्ट करता था पढ़ाई करना, नहीं होती थी मेरी बिकॉज वो दिमाग में पूरा घूम रहा था। इसलिए मैंने 3-4 दिन पहले तो पूरा कंप्लीट छोड़ दिया था। बस जो आईजीके की सीरीज सर ने अपडेट की हुई थी लास्ट में, बस वो मैं मोबाइल से पढ़ लिया, वो बहुत होता था। तो डोंबिवली ईस्ट मेरा पूरा सेंटर था, तो उसके लिए मुझे 2 दिन, एक दिन पहले निकलना पड़ा था रात को। रेलवे से मैं गया था। तो एक उसका मुझे बेनिफिट भी हो गया, मतलब उसमें ट्रेन जर्नी होगी तो एक थोड़ा ब्रेक मिल गया मुझे। एक्चुअली मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं लिटरली, मतलब मैं एक बुक भी लेके नहीं गया था वहां पे। सिर्फ जो एग्जाम सेंटर में वो लगता है का एडमिट कार्ड, फोटो, आधार कार्ड, वही सब मैं लेके गया था। और जो मुझे जैसा टाइम मिला, मेरा मूड हुआ, मैं सिर्फ वो आईजीके की सीरीज पढ़ता था, बाकी मैंने उस टाइम कुछ पढ़ा नहीं था। बिकॉज आप पूरे साल एक ही मतलब मैं खुद को एक आश्वासन खुद को ही देता था कि अनिकेत तू इतने साल पढ़ा है ना भाई, तो तुझे ये आएगा। 3-4 दिन में नहीं पढ़ा तो क्या होगा। तो एक ब्रेक मुझे मिल गया, वो अच्छा हो गया, उसका मुझे बेनिफिट हुआ। नहीं तो हम लास्ट लास्ट में पढ़ना ट्राई करते हैं ना, अगर हमारा एकदम छोटा सा क्वेश्चन भी एकदम रॉन्ग हो गया ना, तो हम पूरा फिर से उस स्ट्रेस में चले जाते हैं, बाप रे अभी तो कल एग्जाम है, यही नहीं आ रहा तो आगे का कुछ आएगा ही नहीं। तो मैंने वो अवॉइड कर लिया था। तो बिकॉज ऑफ सेंटर, मुझे पहले मैं सेंटर वालों को बहुत कोसा है, इतना दूर दे दिया, ऐसा वैसा। लेकिन बाद में अभी वो रियलाइज हो रहा है कि अच्छा हो गया, एक ब्रेक मिल गया, ट्रेन की जर्नी सब मस्त एंजॉय करके करके गया था, रेनी सीजन था। और यहाँ पे जाने के टाइम नासिक टू मुंबई इगतपुरी करके उसमें लोकेशन आता है, उसमें भी एकदम माउंटेन्स, रेनी सीजन में पूरा एंजॉय करके करके गया था। कुछ मैंने उस टाइम पढ़ा भी नहीं था। जी एक्चुअली आपने बिल्कुल सीखा कि हमारे जो डीडे के पहले का दिन है क्वेश्चन कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो माइंड पे अलग प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, तो सोचा कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए तो इट्स ऑलवेज बेटर। अच्छा अनिकेत, पढ़ाई के अलावा आपकी कोई हॉबी या एक्टिविटी थी क्या जो आप स्ट्रेस दूर करने के लिए करते थे? मैम एक थी, मतलब जब रात में जब डिनर हो जाता था तो मैं नीचे वॉक करने के लिए जाता था, मतलब 10 से 15 मिनट जैसे टाइम मिला वैसे। तो मैं उस टाइम वॉक करते टाइम जो मेरा पूरा दिन का जो शेड्यूल था, जो मैं एक बार रिवाइज करता था कि आज दिन में मैंने क्या गलती की, मैंने क्या करना चाहिए था, कहाँ पे टाइम वेस्ट किया, वो एक सब मैं ओवरव्यू करता था। और जो नेक्स्ट दिन का मेरा प्लान रहता था कि मुझे अगले दिन क्या कवर करना है, जो मैं इस डे पे नहीं कर पाया, मुझे अगले दिन क्या प्लान करना पड़ेगा। तो मैं उस वॉक करते टाइम वो मैं सोच सोच के एक मैनेज कर लेता था। जो पढ़ाई करने के टाइम स्ट्रेस बढ़ता था कि इस दिन मैंने टाइम पास कर लिया है तो अगले दिन फिर से ये होगा नहीं मेरा। तो जब मैं वॉक करता था उस टाइम एक अच्छे से प्लान बन जाता था ना, तो स्ट्रेस एक कम हो जाता है, हम डायरेक्टली उस पेज में फिर से चले जाते हैं कि कम आज से स्टार्ट, फिर से न्यू स्टार्ट करना है। तो फिर से मैं न्यूज स्टार्ट करता था। और हमारी कॉलोनी थी तो वहाँ पे सब अंकल सब बैठे रहते थे, तो उनके साथ 5-6 मिनट गप्पा मार ली, थोड़ा बच्चों के साथ खेल लिया। वो मेरा एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक होता था। बिकॉज बच्चों के साथ खेलने लगे ना तो हम सब टेंशन भूल जाते हैं। तो मेरे भाई के तो छोटे बच्चे रहते थे, तो मैं उनके साथ खेलता था मस्त। वहाँ पे फिर 10-15 मिनट के बाद वो थोड़ा अच्छा लगने लगा, फिर से ऊपर जाके पढ़ाई स्टार्ट कर लेता था। मतलब मुझे उस वॉक में एक मैं पूरा प्लान कर लेता था नेक्स्ट डे का। जी आपने आप काफी अच्छा स्ट्रेटेजी यूज करते थे कि हमें अगर हम खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं रात में, क्या थोड़ा सा खुद को रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो भी काफी शांत हो जाता है, हमारा नेक्स्ट डे के लिए भी हमें एनर्जी मिल जाती है, प्लानिंग भी हो जाती है। अच्छा अनिकेत, जब रिजल्ट आया था तो आपने सबसे पहले किससे फोन किया था एंड आपका सेलिब्रेशन कैसा रहा? मैंने फोन किया, मतलब मुझे फोन आया था। एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट लगा तो मैं नासिक में था, तो मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था, तो रिजल्ट लगा तो मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरी एक फ्रेंड है सीमांत करे बोल के, उसका मुझे कॉल आया कि रिजल्ट लग गया। उसने मुझे ऐसा पहली बार 2-3 बार भी किया हुआ था। तो मैंने उसको बोला क्या मजाक करी हो, रखो यार फोन। तो मैंने वो कट कर दिया फोन। मुझे लगा मजाक ही कर रही है, मैंने देखा ही नहीं। फिर अजीत सर का कॉल आया।
फिर मैंने वो उठाया, सर बोले रिजल्ट लग रहा है, चेक कर लो कर। तब मुझे बिलीव हुआ सर का कॉल है, मतलब रिजल्ट लगा होगा। तो उस टाइम फोन हाथ में ही था, पूरा बैग था मेरे ऊपर, पूरा हाथ ऐसा ट्रिमरिंग शुरू हो गया था, एनजाइटी, पूरा स्वेटिंग, वो फेज होता है ना, पूरा शुरू हो गया। मैं एक्चुअली मैंने बैग रखा, नीचे बैठा, फिर वो एप्लीकेशन नंबर, बर्थडे डालना शुरू किया। वहां पे मैंने खुद की बर्थडे 2 बार रॉन्ग डाली। तो इतना टेंशन शुरू हो गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वही रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, मैंने ऊपर नाम भी कुछ देखा नहीं, सिर्फ मैंने मार्क्स देखे और AR1 देखा। मैंने कहा 371 तो मेरे मैंने निकाले थे, यहाँ पे तो 381 डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर से मैंने रिफ्रेश किया, मैंने जैसे पहले बताया, मैंने 2-3 बार रिफ्रेश किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर एक्चुअली सर का कॉल आया, तब मैंने वो मतलब खुद को मानने किया, नहीं अभी मैं AI1 हूँ। फिर तुरंत मैंने मम्मी पापा को कॉल किया, मम्मी को तो बताया, तो मम्मी मेरे साथ बात ही नहीं किया, आधा घंटा कंप्लीट रो ही रही थी पूरा। और मेरे पापा का तो अलग ही था, मतलब उन्होंने मुझे 2-3 बार कॉल किया की तू भारतात पहिला आहेस की महाराष्ट्रात पहिला आहेस की जिल्ह्यात पहिला आहे। मैंने उन्होंने स्टार्टिंग में बताया पापा पूर्ण भारतामध्ये। फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से उन्होंने पूछा कि पूर्ण भारतामध्ये है? क्योंकि गांव के लोग पूछ रहे, तो पापा को लगा कि इंडिया में कैसे आ सकते हैं भाई ये। तो बिलीव नहीं हो रहा था उनको। दैट इज एक्चुअली अ मोमेंट टू लिव, कि जब आप एयर बनाते हो, आपकी पूरी फैमिली, आपका जो पूरा जो दोस्त होते हैं, सब आपके ऊपर प्राउड कर रहे होता है, आपको वो जो बिलीव नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ जो कि हमें इंजॉय करने का अच्छा मौका मिलता है। अच्छा, आखिर में उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक जो दिल से मैसेज, एक लास्ट मैसेज जो AIPGD 2026 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ मैम, एक गाना सुनता था मैं, उसमें जो 2 लाइनें मैं बताना चाहूंगा। उसमें ऐसा है कि जिसे ढूंढा जमाने में मुझे में था। मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंसिडर करते कि नहीं, वही उसकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वही होशियार है, उसे सिलेबस कवर कर रहा है, उसका ही रैंक कर रहा है। जो बातें खुद में ढूंढनी चाहिए थी हम जमाने में ढूंढते हैं, तो वैसे ना करें। सब पोटेंशियल खुद में होता है, जस्ट उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। आप कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम लोग दूसरों में देखते हैं, अगर वो हमें खुद में है और अगर हम खुद के पोटेंशियल को यूज करेंगे तो हम वो रिजल्ट ला सकते हैं। इट्स अ रियली ग्रेट थॉट। अच्छा, थैंक यू सो मच अनिकेत कि आपने इतना टाइम निकाला, हमारे साथ आप जुड़े और हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, अपनी जर्नी शेयर की। आपका पूरा जो स्ट्रगल्स थे उसे आपने कैसे हैंडल किया, चैलेंजेस क्या फेस किए, और जो आपने इतनी अच्छी अच्छी जो स्ट्रैटेजीज बताई, दैट इज रियली गोना हेल्प आवर एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।